दोस्तों, ये एक 16 साल की लड़की जेसिका की ट्रू स्टोरी है, जिसने छोटी सी उम्र में दुनिया घूमने का सपना देखा था। उसका कहना था कि वो दुनिया के हर एक समुद्र के ऊपर से होकर गुजरना चाहती है, वो भी एक छोटी सी सेलर बोट पर। लेकिन क्या ये उसका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। जेसिका खुद के बारे में बताती है कि उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ और वो बचपन से ही समुद्र के किनारे पर रही है। उसका पूरा परिवार सनशाइन कोस्ट के पास ही रहता है, इसलिए बचपन से ही उसने समुद्र को अपना दोस्त बना लिया और उसने उससे वादा किया कि वो जल्दी अपनी बोट के साथ उससे मिलने आएगी। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, अब 10 साल की उम्र में जेसिका ने अपने इस ड्रीम को अपने मॉम डैड के साथ शेयर किया, लेकिन उन्हें ये एक मजाक लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया कि उनकी बेटी सीरियस है, वो जो भी कुछ कह रही है वो सच है, और इसलिए उन्होंने उसके सपने को हकीकत बनाने के लिए पूरा साथ दिया। 6 साल बाद अब जेसिका 16 साल की हो गई है। अब उसने अपना पहला ट्रायल शुरू किया, जिसमें वो बोट के साथ समुद्र में कुछ दिन गुजारेगी और यहाँ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब शुरुआती दिनों में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन न जाने कहां से एक कार्गो शिप उसकी बोट से टकरा जाता है, जिस वजह से जेसिका बहुत घबरा जाती है और वो फौरन से अपने कोच को कॉल कर देती है। कोच फौरन उनके घर वालों के पास जाते हैं और उसके बारे में उसे बताते हैं। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं। लेकिन अब ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, क्योंकि अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि जेसिका ऐसा कुछ करने जा रही है। अब अगले दिन जब वो पोर्ट पर वापस आती है तो सभी मीडिया वाले वहाँ उसका पहले से इंतजार कर रहे थे, ताकि वो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछ सके जिससे कि वो इस आइडिया को ड्रॉप कर दे, या उसे साबित करना चाहते थे कि जेसिका एक नौसिखिया है और वो ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती। और जेसिका उनका कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें कई सारे रिपोर्टर्स जेसिका के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है। अब एक रिपोर्टर तो उसके मॉम डैड को यह तक बोल देता है कि आप लोग बस अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी पैसे के लिए, ताकि वो फेमस हो जाए और आप लोगों को ढेर सारा पैसा मिल जाए। वो जेसिका से भी पूछता है कि जब तुम शिप से टकराई तो तुम्हारा अलार्म क्यों नहीं बजा। जेसिका बताती है वो अलार्म ऑन करना भूल गई थी, और ये बोलते ही एक रिपोर्टर उस पर सवाल उठाने लगता है। वो कहता है कि तुम एक पोर्ट तक पार नहीं कर सकती, ऐसे में तुम पूरा समुद्र का चक्कर कैसे लगाओगी। जेसिका उस रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहती है कि आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं अब अक्टूबर में अपनी ट्रिप शुरू करने वाली हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर आने पर ये लोग देखते हैं कि सारे न्यूज चैनल पर इसके बारे में ही चर्चा हो रही थी और सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। उनका कहना था कि वो इस काम के लिए अभी बहुत छोटी है और वो इस काबिल भी नहीं है, और इस चीज में उसका पूरा परिवार भी घसीटा जा रहा था। लेकिन जेसिका ने इसके लिए बचपन से ट्रेनिंग ली है और उसे भरोसा है कि वो ये कर सकती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उसकी टक्कर की वजह से बोट का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसे ठीक करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और इनके लिए जेसिका अपने स्पॉन्सर को कॉल करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इस सिचुएशन में उसके मुश्किल समय पर उसका कोई भी साथ नहीं देता। तब उसकी मॉम उसके पास आकर कहती हैं कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी बोट को ठीक करवा सकें, लेकिन ये बात याद रखो कि ये तुम्हें अकेले ही करना होगा, कोई इसमें तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम ये छोड़ दो, लेकिन तुम्हें ये पूरा करना होगा ताकि तुम उन्हें गलत साबित कर सको। इसी दौरान कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें जेसिका काफी छोटी है, और तब जेसिका ने मार्टिन के बारे में पहली बार पढ़ा था कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो भी बस एक सेलर बोट पर, और तभी से वो उन्हीं की तरह बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। इसलिए उसने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे जोड़े, और तभी उसकी मुलाकात बेन से होती है, जो जेसिका का कोच है। उसने भी इस दुनिया का चक्कर लगाया है और साथ में वो एक अच्छा स्विमर भी है। अब जेसिका ने उसे अपना कोच बना लिया है और वो तब से लेकर आज तक उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेसिका काफी परेशान है, क्योंकि उसकी जाने की डेट अब नजदीक आ रही है, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। इसी सिलसिले में वो कोच से मिलती है, जो उसे शांत रहने को कहते हैं और उसे एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बोट थी, जिसमें से एक बोट जेसिका की भी थी। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं रही, क्योंकि उन सारे सेलर्स ने उसकी बोट को ठीक कर दिया था, वो भी बिना किसी पैसों के। अब ये देखकर जेसिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी चाहते थे कि वो अपने सपनों को पूरा करे। अब आते समय जेसिका के डैड को वही रिपोर्टर मिलता है जो उनका इंटरव्यू लेने लगता है। घर आने पर जब सब लोग उनका इंटरव्यू देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके डैड कह रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी बेटी ये कर पाएगी या नहीं। तो जेसिका उनसे पूछती है कि डैड, आपको सच में लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ? तो वो उसे समझाते हैं कि एक बाप हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी सबसे आगे जाए, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि उसे कुछ हो ना जाए। तो जेसिका उन्हें गले से लगा लेती है और वादा करती है कि वो सही सलामत घर वापस लौटेगी। रात होने पर उसकी बड़ी बहन उसका एक ब्लॉग बनाती है और कहती है, तुम मुझे अपनी सारी वीडियोस सेंड करना, मैं यहाँ से उन्हें अपलोड कर दूंगी, ताकि दुनिया वालों को पता चल सके कि तुम आखिर क्या कर रही हो। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसे सफर पर निकलना था। उसकी बोट
भी तैयार हो चुकी थी जिसका नाम उसने पिंक रखा था। सारी फैमिली वाले वहाँ मौजूद थे। सभी अपनी तरफ से उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं जिससे वो उन्हें याद कर सके, और उसकी छोटी बहन भी उसे एक टॉय देती है। और फाइनली वो अब सभी को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाती है अपने सफर की तरफ। वहाँ हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी देखते हैं जो जेसिका के सारी चीजों को चेक कर रहे थे। जैसे आज दिन है 18 अक्टूबर 2009। अब देखते हैं कि जेसिका आखिर कितने दिन में समुद्र का चक्कर लगाकर वापस लौटती है, या फिर ये सफर उसके लिए अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ कोच अपना सारा सामान लेकर जेसिका के घर आ गए थे, क्योंकि अब वो यहीं से उसके रूट पर नजर रखेंगे। अगर उसे कहीं भी कोई दिक्कत आई तो वो उसकी मदद कर सकेंगे। अब 3 दिन में जेसिका ने 396 मील का सफर पूरा तय कर लिया था, और ये बात वो अपनी पूरी फैमिली में सबको बताती है। और साथ में वो ब्लॉग भी शूट करती है जिसमें वो अपनी बोट पर मौजूद सारे सामानों को दिखाती है, जैसे कि उसका किचन, उसका बेड और उसका मैप। अब वो बताती है कि वो पहले सिडनी से होते हुए एक वेटर लाइन को क्रॉस करेगी, फिर अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन से होते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फाइनली सिडनी पहुंच जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, रियलिटी में उतना ही ज्यादा मुश्किल। वो ये भी बताती है कि वो किसी पोर्ट पर नहीं रुकेगी, वरना वो इस मिशन में फेल हो जाएगी, और इसलिए उसे बस चलते ही रहना है। अब एक रात वो कोच को कनेक्ट करती है और उनसे कहती है कि वो बहुत अकेला फील कर रही है। उसके आसपास कोई भी नहीं है सिवाय इस खारे पानी के। कोच बताते हैं कि जब मैं सेलिंग करता था या फिर अकेला महसूस करता था तो मैं उस समय गाना गुनगुनाता था, जिससे कि मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। इसके बाद जेसिका भी ऐसा ही करती है और फिर वो सो जाती है। जेसिका ने अब 12 दिनों का समय तय कर लिया था। अब वो पैसिफिक ओशियन से आगे बढ़ते हुए फिजी की तरफ बढ़ रही थी। अब बीच में उसे कई सारी वेल्स भी दिखाई देती हैं जिसे वो अपने कैमरे में शूट कर लेती है और इस पल को खूब एंजॉय करती है। लेकिन उसका असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यहाँ तक तो हर कोई आ जाता है, लेकिन इसके आगे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। ऐसा कुछ न्यूज वालों का भी कहना था, क्योंकि जब से वो गई है वो लोग बस उसकी नेगेटिव न्यूज ही दिखाए जा रहे हैं। कुछ ने तो उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, और ये सब उसके परिवार वाले भी देख रहे थे, जो देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि अब पैसिफिक ओशियन खत्म होने वाला था, यानी कि इंडियन ओशियन की शुरुआत, जहाँ पर बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। और जेसिका की बोट तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। उधर जेसिका ने 33 दिन समुद्र में बिता दिए हैं और उसने पूरे 4000 मील का सफर पूरा कर लिया। वो सदर्न पैसिफिक ओशियन से नॉर्थ ओशियन की तरफ जा रही है, और इस बारे में वो अपने कोच को बताती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसी रात कोच को तूफान का पता चलता है। ये बहुत ही तेजी से जेसिका की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो फौरन उसे इन्फॉर्म करते हैं और लाइन पर बने रहने के लिए कहते हैं। वो उससे पूछती है कि क्या वो अपना रूट बदल ले, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तूफान की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, इसलिए उसे अब उसका सामना करना ही पड़ेगा। जब तक वो रूट चेंज करेगी तब तक तूफान उसके पास आ जाएगा। कुछ देर बाद लहरें उसकी बोट से टकराना शुरू हो जाती हैं, जिसमें वो पूरी तरह से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। तब कोच बताते हैं कि तुम्हें एंकर पानी में डाल देना चाहिए, ऐसे में तुम्हारी बोट बैलेंस रहेगी। वो वैसा ही करती है, लेकिन वो लहरों का क्या करेगी, क्योंकि पानी अब बोट के अंदर आ चुका है, जिसमें उसकी बहुत सी चीजें खराब हो चुकी हैं। उन्हीं चीजों को ठीक करने के चक्कर में उसे एक तेज का झटका आता है, जिस वजह से उसका सर जाकर टेबल से टकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सूरज निकल चुका था। वो सबसे पहले कोच को इन्फॉर्म करती है कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तो ये बस एक शुरुआत है, तुम्हें ऐसे तूफानों के लिए तैयार रहना होगा। इस तूफान की वजह से उसका पूरा परिवार डर में चला गया था। उन्हें अब जेसिका की फिक्र होने लगी थी, लेकिन जेसिका उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ये कर सकती है। अब जेसिका को पूरे 50 दिन बीत गए थे। अब वो साउथ अमेरिका में एंटर कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी बात का कोई डर नहीं था। वो व्यू को एंजॉय करती हुई आगे बढ़ रही थी। उधर उसके घर पर कई सारे रिपोर्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल तूफान के बारे में पता चल गया था। तभी जेसिका की छोटी बहन आकर उन्हें जेसिका के ब्लॉग की आईडी देती है और कहती है कि सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब सभी लोग तुरंत ही उस ब्लॉग को ओपन करना शुरू करते हैं। वहीं हम ओशियन में जेसिका को एक न्यू ब्लॉग शूट करते हुए देखते हैं, जिसमें वो फिशिंग कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन जेसिका की बड़ी बहन उसे बताती है कि उसका ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, और उसकी छोटी बहन बताती है कि उसने स्विमिंग में 3 मेडल जीत लिए हैं। अब अपनी फैमिली को ऐसा खुश देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो सभी को मिस कर रही थी, लेकिन उसे ये भी करना जरूरी है। वो अकेले अब काफी बोर होने लगी थी और वहीं बोट पर ऐसे रिएक्ट करने लगी थी कि जैसे वो अपने परिवार के साथ हो। अब कुछ दिनों बाद क्रिसमस आ जाता है। अब वो अपनी फैमिली के सारे प्रेजेंट को ओपन करती है और उन्हें सैटेलाइट फोन से कॉल करके थैंक यू कहती है। क्रिसमस में सभी जेसिका को मिस कर रहे थे, और खास करके उसके डैड। इसके बाद वो अपने सफर को फिर से कंटिन्यू करती है और अब वो साउथ अटलांटिक ओशियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उस एरिया पर विंड का कोई बहाव नहीं था
और ना ही किसी तरह की वेव थी जिस वजह से उसकी बोट वहीं पर रुकी रह जाती है। वो पूरे दिन इंतजार करती है कि शायद वो कल तक यहाँ से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और देखते ही देखते उसे इसी जगह पर खड़े हुए कई दिन बीत चुके हैं। इस वजह से जेसिका अब इरिटेट होना शुरू हो गई थी और अपने किसी घर वालों से बात नहीं करती और ना ही अपने कोच से। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि जेसिका को कुछ हो तो नहीं गया। तब एक दिन वो अपने कोच से बात करती है और कोच उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कम से कम हमसे अपडेट तो लेती रहो। इसी चक्कर में वो अपने कोच पर गुस्सा निकाल देती है जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो उसके घर को छोड़कर चले जाते हैं। उधर जेसिका भी रोने लगती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुकी थी और एक ही जगह पर फंस चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। अब रात होने पर वो अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अपने कोच से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुम्हें इतना सब कुछ सिखाया है, तुम जिस सफर पर निकली हो वहाँ पर मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। बस हौसला रखो और खुद पर यकीन भी रखो, देखना कुछ ही दिनों में वेव वापस आएगी। अब जेसिका को उनकी बात सही लगती है, इसलिए वो शांत हो जाती है और अगले दिन वो फिर से अपना ब्लॉग शूट करती है जिसमें वो सभी को बताती है कि उसके पिछले 7 दिन बहुत ही बुरे बीते हैं। खुद के सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत सी चीजों को खोना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी आप खुद के ड्रीम को पूरा कर पाते हैं। अब उसके सारे ब्लॉग को वो रिपोर्टर भी देखता है जिसने उससे कई सारे सवाल पूछे थे। वो भी अब जेसिका की हिम्मत को देखकर इमोशनल हो जाता है। अब कुछ समय बाद हवाएं फिर से चलना शुरू हो जाती हैं और जेसिका की पिंक एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसे पूरे 186 दिन हो चुके थे। अब ये बात न्यूज में भी टेलीकास्ट होती है, लेकिन यहाँ जेसिका को खुद की गलती का एहसास होता है कि उसने कोच से जिस तरह बात की वो बिल्कुल गलत थी। इसलिए वो अपनी मॉम से कोच के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताती है कि कोच ने उनसे कई दिनों से बात नहीं की है। इसी दौरान उसकी नज़र बोट पर आ रही दरार पर पड़ती है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर अब कोई तूफान आया तो उसकी बोट डूब भी सकती है या फिर टूट सकती है। लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो किसी भी पोर्ट पर रुककर उसे ठीक नहीं करा सकती और ना ही उसकी कोच से बात हो रही है। कुछ दिन बिताने के बाद जेसिका अब ऑस्ट्रेलिया अपने घर पहुंचने वाली है, लेकिन तभी एक बार फिर नई मुसीबत आ जाती है। जेसिका देखती है कि एक नहीं बल्कि अब 3 तूफान तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर वो बोट के बाहर निकलती है और गॉड से कहती है कि ओ गॉड, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इस तूफान के बारे में जेसिका के कोच को भी पता चल गया था, इसलिए वो फौरन उसके घर आते हैं और उसके मॉम डैड को ये बताते हैं। लेकिन तब तक सारे न्यूज चैनल वाले ये बात दिखाने लग गए थे कि अब जेसिका का बचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऐसे तूफानों में इतनी छोटी सी बोट सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो उसे किसी भी पोर्ट पर रुकने की सलाह देते हैं, लेकिन वहाँ जेसिका सारी कैलकुलेशन कर रही थी कि वो कैसे इस तूफान का सामना करेगी। तभी उसके पास उसके घर वालों का कॉल आता है जिसमें उसकी बहन उसके ब्लॉग के कमेंट को पढ़ने को कहती है। जब जेसिका उन कमेंट्स को पढ़ती है तो उसमें दुनिया के हर कोने से लोग उसके जज्बे की तारीफ कर रहे थे, जिसे उसे और हौसला मिलता है और वो फैसला करती है कि वो इस तूफान के साथ आगे बढ़ेगी और पीछे नहीं हटेगी। उसके कोच उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उसके डैड भी उसे वापस आने को कहते हैं क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन जेसिका ने फैसला ले लिया था और इसीलिए उसके इस हौसले के आगे सभी लोग हार मान जाते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि उसे कुछ ना हो। जेसिका ने सारी तैयारियां कर ली थी जो उसे बताई और सिखाई गई थी, लेकिन ये उसकी उम्मीद से ज्यादा बड़ा तूफान था। ये एक कार्गो शिप जितना ऊंचा था और उसे बहुत सारे झटके महसूस हो रहे थे और ये झटके बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उसे भी पता चल चुका था कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो आखिरी बार अपने घर वालों को कॉल करती है। अब सभी लोग उसकी आवाज सुनकर घबराए हुए थे, लेकिन तभी हम एक बहुत बड़ी विशाल लहर को देखते हैं जो दूसरी तरफ से आ रही थी और देखते ही देखते जेसिका की बोट उसमें पूरी तरह से पलट जाती है। उन पलों में जेसिका अपने घर वालों के साथ बीते हुए पलों को याद करती है, लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसके कैबिन में पानी नहीं जाता क्योंकि वो बोट कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि अगर उसे लॉक कर दिया जाए तो पानी अंदर नहीं घुस पाएगा। अब कुछ समय के बाद फोन भी बंद हो जाता है और अब जेसिका की कोई भी खबर नहीं थी। उसके घर वालों को यकीन हो जाता है कि जेसिका अब नहीं रही। उसका भाई उसे बार बार कॉल करता है कि शायद जेसिका फोन उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपनी बेटी को खोकर उसकी मॉम पूरी तरह से टूट जाती है। वो अकेले कोने में जाकर रोने लगती है ताकि उसके बच्चों के सामने वो कमजोर न दिख सके। पूरा परिवार बिखर गया था, लेकिन जेसिका के साथ ऊपर वाला मौजूद है। उसके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, शायद नेचर भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसकी बोट ऊपर आ जाती है और जेसिका भी ठीक है। सबसे पहले वो अपने घर में फोन करती है और उनकी आवाज सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि इस लड़की में जरूर कुछ तो बात है, ये इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। और बाहर जेसिका की छोटी बहन आकर सभी मीडिया वालों को उसके बारे में बताती है कि मेरी बहन अभी जिंदा है और वो वापस घर लौट कर आ रही है। उधर हम देखते हैं कि धीरे धीरे तूफान अब शांत हो गया है। जेसिका अपने मन में सोचती है कि उसने जो कुछ भी इन 2 दिनों में एक्सपीरियंस किया है शायद वो उसे कभी भूल नहीं पाएगी। वो अपनी बोट से बाहर आकर बारिश का मजा लेती है और गॉड को थैंक यू कहती है
कि उसने अभी तक पूरे 200 दिनों का सफर तय किया है और अब उससे उसके घर की दूरी कुछ ही मिनटों की है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसे रिसीव करने आए लोगों में काफी एक्साइटमेंट है। अगले दिन जब जेसिका सोकर उठती है तो देखती है कि वो सिडनी हार्बर पहुंच चुकी है, जहाँ पर तकरीबन 80,000 लोग उसके इंतजार में खड़े हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अभी तक यकीन नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़की आखिर इतना बड़ा काम कैसे करेगी। लेकिन जेसिका ने उन्हें यकीन करने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग वहाँ चिल्लाते हुए उसका स्वागत करते हैं और उसके घर वाले भी वहाँ मौजूद थे, जिनके चेहरे पर एक प्राउडी स्माइल थी। और फाइनली जेसिका ने अपना सपना पूरा किया। आखिर में हम कुछ रियल फुटेज देखते हैं जेसिका वॉटसन की, जो पूरे 210 दिनों के बाद लौटकर वापस घर आई है। उसने सबसे कम उम्र में पूरी दुनिया के समुद्र को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ऐसा करते हुए उसे 70 फीट की लहरों का सामना करना पड़ा। अब वापस आने पर उसने 2 बुक भी लिखी जो आज तक सेल हो रही हैं और आज के दिन में वो कामयाब और एक्सपीरियंस सेलर है। इस कहानी से आपको एक सीख जरूर सीखना चाहिए कि बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बी पेशेंस।